मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कॉमेट हब पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो में जो शुरू करने वाले हैं वो है एज अ क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के उनकी बुक इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी। सर, हम अपने मन के पीस काम के लिए मंदिर जाते हैं, वहां जाकर मेडिटेशन करते हैं, बैठते हैं, कुछ देर भगवान का जप तप करते हैं, नाम जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद हमको पैसे नहीं मिलते। वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गई। किसी प्यासे भूखे को खाना पानी पिला दिया है ना, किसी को रोड क्रॉस करा दिया, ये सारी चीजें। अच्छा, आपने किसी की सेवा ही कर दी तो उसके बदले हमको पैसे थोड़े मिल रहे हैं, वो एक्टिविटी क्या होगी? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। लेकिन आज की वीडियो बच्चों पढ़ने वाले लोग हैं सेक्टर्स ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी के बारे में। भाई सेक्टर्स क्या होते हैं? सर, सेक्टर्स को बच्चों देखोगा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के अलग अलग हिसाब से सबको डेकोरेट किया गया है। देखो बच्चों, कॉटन हो गया, मिल्क हो गया, मिनरल्स हो गए, ओर्स हो गए, आर नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो एज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये डायरेक्टली नेचर के थ्रू जनरेटेड होते हैं। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम नंबर जो पॉइंट निकल के आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था एज अ प्राइमरी सेक्टर में। तो 73-74 के टाइम में पॉपुलेशन जिस हिसाब से हमारे पास है, तो बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट थे प्राइमरी सेक्टर पे। क्यों? कोई काम नहीं उनको आता था, तो उनका काम ये होता था भाई फिशिंग कर लो, माइनिंग कर लो, जंगलों में चल जाओ, वहां से बैम्बूस उठा लो, वुड उठा लो, मार्केट में लाकर उसको बेचो, प्रोसेसिंग करो। तो बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी वो किस पे सेक्टर पे थी? अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे बिलोंग ज्यादा करी थी। इसलिए उसमें से ज्यादा प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा दिखा रहा होगा आपको उस टाइमिंग का। क्योंकि प्राइवेट डिमांड उनकी होने लगी कि भाई हमें ये चीज चाहिए, क्योंकि पैसा ज्यादा आ गया। अब पैसा ज्यादा आ गया तो भाई हम 100-200 में काम नहीं करेंगे, बल्कि अब डिमांडिंग पीपल हो गए तो सोसाइटी के हिसाब से हम अपने आप को भी डेवलप करेंगे और ज्यादा लोगों को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कॉमेट हब पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो में जो शुरू करने वाले हैं वो है एज अ क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के उनकी बुक इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी। सर, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्टर्स के बारे में जानेंगे। सर, सेक्टर्स क्या होते हैं? तो सेक्टर्स को जानने के पहले समझो कि एक्टिविटीज किसे कहते हैं और ये सेक्टर किन किन एक्टिविटीज के अंडर में आती हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बच्चा याद रखिएगा, एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला एक्टिविटी होती है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सेकंड जो होता है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब भाई, अब आप किसी रोड पे खड़े हैं, है ना, आपने किसी का हाथ पकड़ करके आपने रोड क्रॉस करा दी, तो क्या उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप अपनी गाड़ी पे आप अकेले जा रहे हो, एक बंदे ने आपको वैसे हाथ दे दिया भाई कि मुझे भी थोड़ा आगे दूध पहुंचा दो। अब आपने उससे बैठा लिया, अब आपने भी उसे भाई काइंड ऑफ नेचर आपने उसको भी वहां पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। क्या आपने उससे पैसा लिया? नहीं। आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाकर के प्रे करते हो, भगवान जी मेरा एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए, है ना, हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे, ये काम सब कुछ करेंगे। आप वहां पे पैसे नहीं कमा रहे हो ना, तो मतलब वो एक्टिविटी क्या हो गई हमारे लिए? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब बच्चा होता है ऐसा पैसा, जहां पे पैसे का वर्ड जुड़ा हो, ठीक है। तो जिस भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से हमारे पास पैसे जनरेट हो, हमारे पास इनकम आए, वो बोलेंगे इकोनॉमिकल एक्टिविटी। और जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से हमारे पास कोई एक्टिविटी ना आए, मतलब हमारे पास कोई इनकम पैसा ना आए, उसे बोलेंगे नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। हम अपने मन के पीस काम के लिए मंदिर जाते हैं, वहां जाके मेडिटेशन करते हैं, बैठते हैं, कुछ देर भगवान का जप तप करते हैं, नाम जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बदले हमको पैसे नहीं मिलते। वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गई। किसी प्यासे भूखे को खाना पानी पिला दिया, है ना, किसी को रोड क्रॉस करा दिया, ये सारी चीजें। अच्छा, आपने किसी की सेवा ही कर दी तो उसके बदले हमको पैसे थोड़े मिल रहे हैं, तो वो एक्टिविटी क्या होगी? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। लेकिन आज की वीडियो बच्चों पढ़ने वाले लोग हैं सेक्टर्स ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी के बारे में। भाई सेक्टर्स क्या होते हैं? सर, सेक्टर्स को बच्चों देखोगा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के अलग अलग हिसाब से सबको डेकोरेट किया गया है ना। सेक्टर्स मतलब क्या हो गया? आपने सुना होगा सब, प्राइमरी सेक्टर भी होता होगा, सेकेंडरी टर्सरी होता है। सर, पब्लिक सेक्टर और वो प्राइवेट सेक्टर भी तो होते हैं। अच्छा सर, वो हमने पढ़ा था, एक जगह देखा था, ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी होता है। तो सर, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे? तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बस उन्हीं चीज को शुरू करने वाले और जानने वाले हैं पूरे चैप्टर्स के बारे में। भाई एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सेक्टर्स क्या होते हैं। अब देखो, यहाँ भाई साहब देखो, कुछ अपना इंजीनियरिंग वाले काम कर रहे हैं, है ना। एक किसान अपना है, वो भी प्रॉपर तरीके से क्या कर रहा है, एज अ प्लॉइंग कर रहा है बाकायदा एग्रीकल्चर फील्ड में। कुछ बकेट में लेकर के वो सामान, जो टोकरी में लेकर के सामान बेचने वाले हो गए, है ना। कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं। मैम भी जो है अपना बाकायदा प्रॉपर तरीके से स्नैपचैट और इंस्टाग्राम को चला रही हैं, है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इन्हीं सेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर, ये सेक्टर्स होते क्या हैं और किन किन सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो आइए बच्चों, बिना किसी टाइम को आगे पीछे गवाए हुए लेट्स बिगिन। तो भैया देखो, हमारे पास क्या हो गया? सेक्टर्स ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी। अब भाई सेक्टर्स ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी का मतलब साफ साफ ये हो गया कि सर, हमारे भारत में कौन कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी चल रही होती है ना। भाई अब हमारे कंट्री में सोचो, आपके घर में आपके पापा क्या करते हैं? एक्टिविटी करते हैं ना। एक्टिविटी इट मीन्स जैसे कि वो पढ़ाते होंगे, या उनके कोई बिजनेस की शॉप, उनके अपना बिजनेसमैन होंगे, या तो कहीं कोई शॉप उनकी कुछ होगी, या किसी न किसी के जाकर एज एम्प्लॉयमेंट ग्रुप में काम कर रहे होंगे, तो उनके पास पैसे आ रहे होंगे। अब वो जो ड्यूटी देंगे सुबह से लेकर रात तक निकलने के बदले में उनको पैसे मिलेंगे। वो पैसे किसके फॉर्म में जनरेट किए जाते हैं? इकोनॉमिकल सेक्टर के फॉर्म में।
तो क्या कहा हुआ है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू गेन प्रॉफिट। तो बच्चों याद रखिएगा, प्रॉफिट या गेन, समझिए क्या करना है, या तो गेन या तो प्रॉफिट, इन दोनों को पाने के लिए, है ना। तो अब क्या करना होगा भाई, या तो हम गेन पाएंगे, प्रॉफिट मिलेगा, भाई दोनों मतलब एक ही हो गया कि गेन प्रॉफिट रिसीव करने के लिए। तो प्रॉफिट के लिए चाहे हमारे पास है इनकम को जनरेट करने के लिए, हम जिन चीजों को अपने पास डेकोरेट करके रखेंगे वो एक्टिविटीज को परफॉर्म में बोला जाता है एज ए इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। अब देखिए, एवरी इकोनॉमिकल हैज एज 3 डिफरेंट पॉइंट्स में निकल के आते हैं, ठीक। अब इसमें 3 क्या होंगे समझिएगा, कि डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क। जो पहला क्या होगा, एक वर्क के नेचर के बेसिस पे होगा, अब परफॉर्म्स करते हैं। प्राइमरी सेक्टर्स आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर्स आएंगे एंड टर्सरी सेक्टर्स आएंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहले ना इनको अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग कर लेते हैं, है ना। तो देखो, वर्क ऑफ नेचर है ना, तो अगर नेचर के हिसाब से हम लोग इसको अलग डेकोरेट करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद वर्किंग के हिसाब से सेक्टर्स हमारे अलग होते हैं। एंड लास्ट बच्चों हमारे पास क्या होता है, एज अ ओनरशिप के हिसाब से भी हमारे पास एक अलग तरीके से क्या होता है, प्रॉपर तरीके से इसको सेक्टर्स हमारे बनाए गए होते हैं। अब देखो बच्चों, नेचर के हिसाब से हमारे पास 3 सेक्टर आते हैं। पहला जो सेक्टर होता है उसे हम लोग बोलते हैं एज अ प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड जो पॉइंट होता है उसको हम बच्चे बोलते हैं एज अ सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। एंड जो तीसरा हमारे पास होता है बच्चों, उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं एज अ टर्सरी सेक्टर। तो ये जो सेक्टर्स हमारे पास आएंगे, इन सेक्टर्स को क्या बोला जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर के हिसाब से हमारे सेक्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अच्छा सर, वर्किंग क्या होता है, वर्किंग मतलब बच्चों जहां पे काम करते हैं। तो भाई हर कोई बंदा क्या कर रहा है, कोई ना कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, मैं भी तो आपको पढ़ा ही रहा हूं ना, तो मैं भी तो वर्किंग नेचर में आ गया। तो ये वर्किंग, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारे पास आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहला हम लोग बच्चे बोलते हैं, इसको बोलते हैं, एक बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एंड जो सेकंड नंबर पॉइंट हमारे पास होता है उन्हें कहा जाएगा एज अ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। और जो तीसरा नंबर पॉइंट हमारे पास निकल के आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, तो भाई वो हमारे पास कहलाएगा, ओनरशिप को सर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या हो गया सर, एक तो हो गया सर पब्लिक सेक्टर। क्या हो गया, एक हमारे पास आ जाती है एज अ पब्लिक सेक्टर, और जो दूसरी हमारे पास आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सर एज अ प्राइवेट सेक्टर। वो कौन सी इकोनॉमी हो जाएगी भाई, तो देखो बच्चों हम लोग पढ़ तो रहे सेक्टर्स के बारे में, लेकिन इन सेक्टर्स को अलग अलग डिवीजन किया गया। किसके बेसिस पे किया गया, पहला नेचर के बेसिस पे 3 सेक्टर आएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब इनके बारे में 1 बाय 1 डीप करके आगे पढ़ेंगे। फिर वर्किंग स्टाइल के बेसिस पे 2 सेक्टर, एक हो गया ऑर्गेनाइज्ड, एक हो गया अनऑर्गेनाइज्ड। और तीसरा जो होगा बच्चों उसे हम लोग बोलेंगे एज ओनरशिप के बेसिस पे बोलेंगे पब्लिक सेक्टर, एक हमारे पास क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्सरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। दीज are organized which are governed by rules made by the government and unorganized which are not regulated by the government। मतलब अपने उन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जिसे गवर्नमेंट रूल करेगी, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज फ्रेम को हम लोग फॉलो करेंगे, वो हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे काम करने का पैमाना होगा, डिसिप्लिन होंगे, सिनेरियोज होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सब होंगे। और एक हो गया अनऑर्गेनाइज। अब वो ठेला वाले, आपके गली में घूमने वाले जो नहीं होते, ठेला खुमचा लेकर के आएंगे, सामान ले लो, हॉकर्स पेडलर्स हो गए, तो ये किसी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो थोड़ी कर रहे हैं। तो ये जो सेक्टर्स वो भी तो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा वो भी काम करने से उनको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो जो सेक्टर आएगा उससे बोला जाएगा अनऑर्गेनाइज, क्योंकि उनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती है ना। वो कभी यहां दिखाई देंगे, कभी सामान बेचने, कभी और आगे चल जाएंगे, वो ठेले पट्टी वाले हो गए, रेडी वाले हो गए, ये जितने सारे बच्चे होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको कहा जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और जिसका प्रॉपर तरीके से प्लेस होता है, भाई मेरा प्लेस है कॉमेट हब, मैं कॉमेट हब में काम करता हूं, कॉमेट हब में ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन को भी डील करूंगा, मुझे उसके बदले प्रॉपर सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो भी किया जाता है ना। इसे क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाएगा। तो समझ गए ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्या डिफरेंस होता है बच्चों। चलिए अब आते हैं इसके बारे में 1 बाय 1 पढ़ा जाए, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों क्या था कि सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिकल एक्टिविटी, या तो लिखा पीपल आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, मतलब वो बंदा जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज प्रोड्यूस, इसमें क्या होती है, जो कुछ एक्टिविटीज होती हैं वो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, एंड अदर जो प्रोड्यूसिंग होती है सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। जैसे स्कूल में आपको पढ़ाई की जाएगी तो वहां पे सर्विसेज दी जा रही हैं, डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर अपनी सर्विसेज आपको देता है, लॉयर आपको अपनी सर्विसेज देता है, वो कोई गुड्स बना के थोड़ी देता है। लेकिन आप किसी फर्म में जाओगे है ना, तो बाकायदा वो आपको प्रोड्यूस करके देगा कोई भी चीजें, जिसे वो फाइनल गुड्स में आती हैं चीजें बन करके, उसको उसमें जनरेट किया जाता है।
तो दीज एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स में। तो बच्चों आइए देखिए, मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में पहला कौन आता है? प्राइमरी सेक्टर। अब आइए देखो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में कौन आते हैं। प्राइमरी सेक्टर सब समझेगा कि वो सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि जहां से बच्चों हमको जो कोई प्रोडक्ट, अब देखो हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाने के 3 सेक्टर हो गए। पहला चीज है भाई, तुम पहले प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से लेकर के आओगे, तो रॉ मटेरियल लेकर के आओ। अच्छा, जब ला दिए तो वो बना तो नहीं, तो उसको बनाने के प्रोसीजर में कहीं डालोगे, तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। और टर्सरी काम क्या हो गया? उससे माल बेचना, मार्केट तक पहुंचाना, उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो क्या हो गया? सेक्टर्स हो गए। देखो कैसे होता है। These sectors includes as a activities in which goods are produced by exploiting natural resources, जिसको बच्चों एज एक्सप्लॉइट किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज से ग्रैब किया जाएगा, जो नेचर से डायरेक्टली हमें मिलेगा, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, चाहे वो XYZ कुछ भी आइटम्स हो गए, है ना। तो जो बाय नेचर हमें जो रिसीव करके मिलेगा, तो ये सेक्टर पे जो बंदे लोग काम करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर, जो कोई फिशिंग कर रहा है, कोई माइनिंग कर रहा है, कोई कोल में है ना, तो कोई स्टील और मतलब डायरेक्टली क्या कर रहा है, वो आयरन और सीधे निकाल रहा है। तो ये चीजें क्या हो गई, ये जो सेक्टर्स जो बिलोंग करते हैं उसे कहा जाता है एज अ प्राइमरी सेक्टर से। जैसे देखो बच्चों, कॉटन हो गया, मिल्क हो गया, मिनरल्स हो गए, ओर्स हो गए, आर नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो एज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ये डायरेक्टली नेचर के थ्रू जनरेटेड होते हैं, हम इसे बनाते थोड़ी ना है, बस वो उनको, अब आयरन हमारे पास तो आ गई, अब वो आयरन हम स्टील बनाएंगे, यूटेंसिल्स बनाएंगे, और आगे बाकी जो चीजें हमको बनानी होगी इनके फ्यूचर में अपना बनाते रहेंगे। तो डायरेक्टली ओर से निकालना और फिर उसको प्रोसेसिंग करना, और प्रोसेसिंग करने के बाद मार्केट में बेचना। अब जैसे भाई, अब किसान ने क्या किया, एक तरीके से एक सीड्स जो हो गए, ठीक, वो लगा दिया गेहूं की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आ गए, तो भाई अब नेचर में लगाया, तो नेचर ने हमको क्या दे दिया? धान एक तरीके से दे दिया, या वीट गेहूं दे दिया हमें, है ना। तो गेहूं क्या हम खुद पीसेंगे? नहीं ना, उसको किसी और पास भेजेंगे, तो फ्लोरिंग मिल के पास जाएगी। तो जो धान या जो गेहूं बंदे ने लगाया या जो वीट बंदे ने लगाया, वो नेचर से हमको डायरेक्टली मिला, वो हो गया प्राइमरी सेक्टर। क्योंकि जितनी सारी जो पॉपुलेशन थी बच्चों पहले के समय में ना, वो ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर, मतलब आपके इसी सेक्टर में ज्यादा ज्यादा इन्वॉल्व होते थे, है ना। क्योंकि सब लोग भाई काम होता था, भाई ठीक है, बफेलो है, काऊ है, गोट है, भाई डायरेक्ट उनसे मिल्क निकाल लो, वो मिल्क लाकर, अब मिल्क क्या है, तो भाई नेचर उनसे ही तो मिल आ रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर में बच्चों उनको ऑब्टेन किया गया जो डायरेक्टली नेचर से हमारे पास कुछ चीजें निकल के आएंगी। एंड सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा, तो जो भी, तो प्राइमरी मतलब क्या, अब एग्रीकल्चर बाय नेचर का देन है, डेयरी नेचर से है, फिशिंग नेचर से है, फॉरेस्ट्री जंगलों से बैम्बूस लेकर के आना, तो ये चीजें डायरेक्टली हमको नेचर से मिल रही हैं। तो जो चीजें हमको नेचर से मिलेंगी डायरेक्टली फॉर्म में, और उस एक्टिविटी या उस सेक्टर पे काम करने वालों को प्राइमरी सेक्टर के अंडर में रखा जाएगा। तो वो सेक्टर्स क्या हो गए, तो मतलब कुछ लोग, मान लो एग्जाम्पल के लिए भाई हमारे पास 1000 लोग हो गए, तो इस 1000 में से तकरीबन 700 लोग क्या हो गए कि उनका काम ही हो गया कि नेचर से जो जो भी रिसोर्सेस हमारे पास आएंगे उनको कलेक्ट करो, जिनका काम हो गया कलेक्शन करने का। तो वो जो सेक्टर में काम करेंगे उसे कहा जाएगा जब प्राइमरी सेक्टर कहेंगे, क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर कहेंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड, बच्चों इसको हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं या इसको रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। तो एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर का भी नाम इसको दिया जाता है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे क्या कर लिया, नेचर से सामान ला दिया। जैसे घर पे आपको सब्जी बनानी होगी, है ना, तो मम्मी क्या बोलेगी, जाओ पर जाके मार्केट सब्जी लेकर के आओ, जाते हो ना। फिर अब वो सब्जी आई तो अब सब्जी अपने आलू टमाटर रख दिया ला करके, ठीक है, पोटैटोज हो गए, टमाटोज हो गए, कुछ आपके पास शिमला मिर्च गाजर हो गए, आपने रख दिया, तो क्या सब्जी बन जाएगी? नहीं ना। अब उसके बाद क्या होगा, सब्जी तो आ गई, तो भाई नेचर हमारे पास सब्जी आ गई, अब सब्जी पे काम क्या होगा सर, बनना शुरू होगा। बनना मतलब क्या होगा, प्रोसेसिंग में आएंगे। तो आइए देखिए सेकेंडरी सेक्टर क्या कहता है। सेकेंडरी सेक्टर कहता है कि सर जैसे मान लीजिए कि सेक्टर्स इंक्लूड द एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म। अब यहाँ पे जो आपने नेचर से जो प्रोडक्ट लाया था उन नेचर के दिए गए प्रोडक्ट्स को आप चेंज करोगे अदर फॉर्म्स में। इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी सेक्टर and the product is not produced by nature but has to be made and therefore some process of manufacturing is essential। इसमें कुछ न कुछ चीजें मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं, बनाई जाती हैं। आयरन आया तो अब आयरन तो हमारे किसी काम का तो है नहीं, तो उसको प्रॉपर तरीके पर स्टील में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर स्टील बना तो उसे फिर क्या कवर किया जाएगा, फिर हमारे पास यूटेंसिल्स बनेंगे या उससे बहुत भी सारे स्टील के आइटम्स हमारे पास बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। बैम्बूज आए, अब वो नॉर्मली नेचर का देन है, तो बैम्बू या जो वुड हो गया वो हमारे किसी काम का तो है नहीं, तो उसको क्या क्या प्रॉपर उसको एक शेप दिया जाएगा, स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तो फर्नीचर्स बनाए जाएंगे, चेयर्स बनाए जाएंगे, है ना, सब हमारे काम के आएंगे। तो वो जो सारा काम जो बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो कहाँ पे होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है, जिसको हम लोग एक तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर तो भूलिएगा नहीं। तो सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी एंड दिस में टेक प्लेस इन अ फैक्ट्री। ये तो सारे काम या तो कहां होंगे, पहला या तो सब फैक्ट्री में होगा, या तो वर्कशॉप में होगा, या तो
एट होम, आपके घर में बनेगा, है ना। तो एग्जांपल क्या कहता है, जैसे कि यार्न हो गया एंड क्लोथ हो गया, वेविंग फ्रॉम कॉटन फाइबर, शुगर और जो अब मान शुगर बनाना हो, गुड़ बनाना, ये किससे बनेंगे सर, शुगर केन से। अब शुगर केन डायरेक्टली गन्ना कहां मिलेगा, तो खेतों में मिलेगा। तो डायरेक्टली अब वो खेत कहां से, नेचर से डायरेक्टली बिलोंग करके आते हैं, है ना। सीड्स लगाने का काम भले वो फार्मर का हो गया, लेकिन भाई वो जो बनेंगे तो अकॉर्डिंग क्या होगा, नेचर का ही बनेगा। अब शुगर केन हमारे पास आ गया, अब शुगर केन को प्रोसेसिंग में डालेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा भाई सर, चीनी में डालने के लिए सर गुड़ हो गया सर, रोटी के संग बकायदा मिला के खा लीजिए। खा के देखिए, गांव के लोग बहुत मैक्सिमम लोग खाते हैं, है ना। तो ये जो हमारे पास ये हो गया, यार्न हो गया, जो क्लोथ हो गया, वो में कहां से मिल रहा है सर, कॉटन फाइबर से मिल रहा है। तो चीजें कहां सारी बच्चों, तो जो चीजें हमको नेचर से मिली, अब नेचर से चीजें क्या करेंगे, उनको प्रोसेसिंग किया जाएगा और अदर फॉर्म में जनरेट कर दिया जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सर एज अ सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ा जाए, चलो भाई। तो हमने यहां पे क्या किया, प्राइमरी में क्या किया था, सामान कलेक्ट किया था नेचर से। अब सामान हमने क्या कर दिया, बनवाने के लिए दे दिया। तो यहां पे सामान हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है, बन के रेडी भी हो जाएगा। तो भाई अब बन के रेडी हो जाएगा सर, तो पहुंचेगा किसके पास, तो देखिए अब पहुंचेगा सर हमारे टर्सरी सेक्टर के पास। टर्सरी कौन हो गया सर, इनको हम तरीके से सर्विसेज सेक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया, एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। सेकेंडरी को क्या बोला जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, एंड या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहेंगे। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, टर्सरी सेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एज अ सर्विसेज सेक्टर। क्या हो गया ये हमारे पास हो गया सर्विसेज सेक्टर। तो दिस सेक्टर इंक्लूड द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो भाई प्राइमरी काम था सामान देना, सेकेंडरी काम था सामान को बनाना, टर्सरी काम क्या था, जो सामान बन गया वो लोगों तक पहुंचाओ। तो वो कैसे पहुंचाएंगे, तो भाई देखो यहां पे क्या है कि दीज एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बल्कि दे प्रोवाइड अ जनरेट सर्विस। आपको या तो प्रोवाइड करेंगी या तो सर्विसेज को जनरेट करेंगी, है ना। तो जैसे आपने सामान बना लिया, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन पहुंचा दिया जाए। आपके पास पैसे नहीं है, चलो भाई हम आपको बैंकिंग के थ्रू पैसा दे दे रहे हैं। आपने सामान बना लिया, तो भाई अब सामान में आपको पॉसिबिलिटीज है कि सर वो मतलब एक तरीके देखा जाए तो सर उसमें कुछ लॉसेस भी ज्यादा हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है सर, बाई एक्सीडेंट्स में सर कुछ लॉस हो जाएंगे। तो उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, तो बाई इंश्योरेंस के जरिए आपको प्रोटेक्शन भी दे दी जाएगी, है ना। तो ये सारा जो काम होता है वो सब टर्सरी सेक्टर में होता है। इस सेक्टर का काम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करना नहीं होता, बल्कि एज अ सर्विसेज अलॉट करना होता है। तो क्या लिखा हुआ है, जैसे आपको ट्रांसपोर्ट दे देगा, स्टोरेज दे देगा। भाई सामान बना लियो, चलो भाई तुम स्टोरेज करके हमारे पास रख लो, फिर वन बाय वन जैसे जैसे मार्केट में डिमांड आती जाएगी तुम उनको सप्लाई करते चले जाना। प्रॉपर कम्युनिकेट करना, बैंकिंग फैसिलिटीज देना। बैंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, भाई फार्मर्स होते हैं सर बहुत ज़्यादा, फार्मर्स के पास पैसे नहीं होते, तो कभी कभी लोन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराना या सब्सिडीज अवेलेबल कराना, ये सारा काम कुछ बैंकिंग सेक्टर्स भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन भी प्रॉपर तरीके से बहुत ईजी हो चुका है आज की डेट में, जिस तरीके से हमारी जो टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। अब देखो बच्चों, तो सिंस दिस सेक्टर जनरेट सर्विसेज रेदर देन गुड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सर्विस सेक्टर। तुम लोग क्या बोलते हैं इसको, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, भूलिएगा नहीं। एंड दिस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम इसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बट दे आर प्रोवाइडेड ऑफ बाय प्रोफेशनल्स, जस्ट लाइक एज अ डॉक्टर आपको अपनी सर्विसेज देता है, लॉयर आपको अपनी सर्विसेज देता है, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, बार्बर्स आपके वो दाढ़ी बाल को टिक 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 कट कर देंगे, है ना। तो एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारे देखिए आज की डेट में आईटी हो गया, कंप्यूटर बेसिस टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल हो गए। तो सच एज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर, ये सब चीजें बच्चों कहां पे आते हैं, सब के सब आते हैं हमारे सर्विसेज सेक्टर में। तो प्राइमरी में क्या किया, सामान लाया। सेकेंडरी में क्या किया, सामान प्रोसेस किया, सामान बना लिया। टर्सरी में क्या हो गया, जो बन गया लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को स्टोरेज, मतलब उस सामान को स्टोरेज करके रख दो। अब बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए तुम्हें, वो दे देंगे। हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन तुमने जो बनाया वो हम लोगों तक पहुंचवा देंगे एनी हाउ, है ना। वो सेक्टर हमारे किस में आ जाएगा, हमारे सर्विसेज सेक्टर में आ जाएगा। क्लियर बात, चलो भाई अब देख लो यहाँ पे ये सामान पैक होकर जा रहा है ना। उसके बाद फिर क्या, ये कौन है भैया, अच्छा ये टेलीफोन, हेलो हाय, है ना, कैसे हैं आप। ये देखिए बटकारा लेकर के भाई साहब बकायदा तौल रहे हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, ये इसमें भी झोलमेल कर रहा है बंदा, ये है ना। कुछ हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हमारे पास हो गए। ये चीज़ें क्या है, तो सेक्टर्स को डेवलप किया जा रहा है ना। तो 3 सेक्टर्स हमारे पास क्लियर आउट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, फटक से आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो बच्चों अगला क्या कहता है, कहता है कि सर कंपेयर करो तीनों सेक्टर्स के बारे में, कि पहले कौन कौन से सेक्टर्स हमारे पास थे और अब हमारे पास कौन कौन सेक्टर थे। तो सब इसको पढ़ने से पहले अब थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। देखो बच्चों, ये कुछ हमारे पास 3 ग्राफ दिए गए हैं। पहला ग्राफ जो दिखा हुआ है आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं बस कोशिश करता हूं, ठीक है, कि आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिख जाए। बच्चों देखो ये जो दिखाई दे रहा है, ये 73-74 का प्रेजेंट कर रहा है शो,
और ये जो डाटा है ये 2013 2014 का डाटा शो कर रहा है, जो डाटा आपके बुक में दिया गया वैसे उठाया गया है। 73 74 का ये है, 13 14 का ये डाटा है, 72 73 का डाटा ये है, 11 12 का डाटा हमारे पास ये बना हुआ है। आप देखो बच्चों, प्राइमरी जो है उसको ब्लू कलर से शो किया गया है, सेकेंडरी को ये रेड कलर हो, ये एस हो गया, ये पी हो गया, और ये हमारे पास कौन हो गया, टी। तो भूलिएगा नहीं, तो ग्रीन कलर हमारा किसको दिखा रहा है, टी को दिखा रहा है। अब देखो 73 74 में अराउंड 5 लाख करोड़ रुपीस तक समथिंग, समझ रहे हो, जो था उसमें से कुछ पैसा हमारा, देखो प्राइमरी सेक्टर में बहुत कम लोग काम कर रहे थे, सेकेंडरी में उससे भी कम हो गए, और टर्सरी में थोड़ा सा लोग इंक्रीज हो रहे थे, या इंक्रीज नहीं हो बल्कि ये भी कम थे। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम नंबर जो पॉइंट निकल के आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था एज अ प्राइमरी सेक्टर में। तो 73 74 के टाइमिंग पॉपुलेशन जिस हिसाब से हमारे पास है, तो बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट थे प्राइमरी सेक्टर पे। क्यों? कोई काम नहीं उनको आता था, तो उनका काम ये होता था तो भाई फिशिंग कर लो, माइनिंग कर लो, जंगलों में चल जाओ, वहां से बैम्बूस उठा लो, वुड उठा लो, मार्केट में लाकर उसको बेचो, प्रोसेसिंग करो। तो बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी वो किस पे सेक्टर पर थी, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे बिलोंग ज्यादा कर रही थी, इसलिए उसमें से ज्यादा प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा दिखा रहा होगा आपको उस टाइमिंग का। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मार्केटिंग चेंज हुई, लोगों के सोचने की, विचार करने की जो एक कैपेसिटीज है वो सब चेंजेस आए। तो लोग क्या हो गए कि लोग प्राइमरी पे कम काम करने लगे और गुड्स बनाने पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने लगे, और उससे ज्यादा फोकस करने लगे एज अ सर्विसेज सेक्टर में, जैसे आईटी सेक्टर्स पे आना है ना, उस पे गुड्स को प्रोड्यूस करना, बनाना, गुड्स प्रोड्यूस नहीं करना बल्कि सर्विसेज देना, ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, आपके पास ये सेक्टर्स आप देख रहे थे ना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करना, कम्युनिकेशन करना, इंश्योरेंस देना, बैंकिंग फैसिलिटीज देना, ये सारा काम। तो सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ 2013 14 के समय में। फिर वैसे देखिए, अब यहाँ पे शेयर ऑफ सेक्टर्स लिखा हो बच्चों इन जीडीपी परसेंट, तो देखो 73 74 में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज निकल के आता था उस समय भी प्राइमरी ज्यादा देते थे, ठीक है, और देखिए तकरीबन 40% अराउंड, समझ रहे हैं, 40% जो था वो प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व करता था, 10% था वो सेकेंडरी सेक्टर पे लोग काम करते थे, जिनका जो शेयर था सेक्टर्स जीडीपी में ग्रोथ करने में। जीडीपी क्या होता है अब इसके बारे में आपको बताना होगा, तो थोड़ी देर बाद बताता हूं। एंड उसमें क्या हो गया बच्चों कि 50% अराउंड लोग क्या हो गया कि सर्विस सेक्टर से क्या था, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था हमारे कंट्री की जीडीपी में। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी कंट्री में इन तीनों सेक्टर्स को मिला करके जितने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, उन्हें प्रॉपर तरीके से डाटा को कलेक्ट करके रखा जाता है, और पूरे एक साल में एक बार वो डाटा आपके सामने रखा जाता है, जिससे ये बताया जाता है कि किसी कंट्री में आपके कंट्री की इकोनॉमिकल पोजीशन कैसी है, या पूरे एक देश में एक साल के अंदर में कितने सारे गुड्स का प्रोडक्शन हुआ या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसे कहा जाएगा जीडीपी। ठीक है, और देखिए तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है बच्चा कि शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट क्या बता रहा है कि सर सबसे पहले देखिएगा एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, सबसे पहले 74% रोजगार उस समय था, जिसमें 72 73 की टाइमिंग में, ठीक है, और 11% लोग काम करते थे एज अ सेकेंडरी, मतलब सामान को बनाने वाले में, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा था और लोग ज्यादा डिपेंड कर रहे थे यार बहुत ज्यादा काम न करना पड़े, इसलिए क्या किया जाए, थोड़ा सा काम बस सामान बनाने में किया जाए। और उस समय सर्विस सेक्टर पे कुल 15% लोग काम किया करते थे, सामान पहुंचाना, लाना देना, सिक्योर करना, सेफ्टी फील कराना, वो काम होता था। लेकिन एकाएक माहौल चेंज हुआ और 11-12 समय क्या हो गया कि धीरे धीरे क्या हो गया कि जो हमारा सर्विस सेक्टर का इन्वॉल्व था वो इंक्रीज हो गया, जो हमारा गुड्स को बनाने वाला प्रोसेसर काम था 24% ये इंक्रीज हो गया, और 49% हम लोग प्राइमरी सेक्टर पे हो गए। अब देखो भाई, अब किसान आज की डेट में अगर वो सामान बनाना ही बंद कर दे और लोग बोले नहीं भाई प्राइमरी में तो काम ही नहीं करना है, प्राइमरी तो मतलब बेकार है, क्या एग्रीकल्चरल करेंगे, अब आज की डेट में एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, क्यों, अब सब कोई आराम की जिंदगी जीना चाहता है ना, कोई काम नहीं करना चाहता। बेसिकली मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ पीपल तो ऑलरेडी हैं। अब सबके मन की बात अगर यही हो जाए बच्चा कि हमें काम न करना पड़े और एक आराम से बैठे बिठाए बकायदा एक ऑफिस मिल जाए, चेयर मिल जाए, बकायदा कंप्यूटर बैठे खाली काम करना हो, सामान पर भेजने, सारा काम यहीं बैठ करना हो, तो भाई बनाने वाला भी तो कोई चाहिए। अगर सोचो किसान आज की डेट में अगर हमारे लिए प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो घर बैठे बैठे में जो मैगी चाउमीन और दुनिया भर की चीजें जो खाते पीते रहते हैं बच्चों, वो कहाँ से आएगा, है ना, राजमा चना दाल चावल आटा गेहूं चावल कहाँ से आएगा, तो कोई ना कोई बंदा तो काम करेगा ना। हाँ, उसमें खाली क्या हुई, कमी डेफिशिएंसी आई है किसमें कि आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में 49% लोग इन्वॉल्व आज की डेट में भी हैं, 24% इंक्रीज हुआ है सेकेंडरी सेक्टर में कि लोगों ने प्रोसेसिंग वाले काम में इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम करना ज्यादा पसंद किया है, और 27% जो सेक्टर है वो टर्सरी सेक्टर पे जहां पे लोग एज लोगों को सर्विसेज देने में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करके रख रहे हैं। तो बच्चों देखिए इस सेक्टर के बेसिस पे यहां पे आपका जो फोकस किया गया कि कंपेयर जो किया गया है इन द बेसिस ऑफ पीपल वर्किंग इन देम एंड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जो किया जाता है, तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है उसका नाम बच्चों जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा हो गया इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज हो गया।
ठीक है। तो फाइनल गुड्स बच्चों वो हो गया जो डायरेक्टली कंज्यूम किया जाएगा कंज्यूमर्स के थ्रू। जैसे ये प्रोडक्ट हमारे पास बन के रेडी है, हम डायरेक्टली इसे कंज्यूम कर रहे हैं, इससे हम काम कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो टीवी स्ट्रक्चर पूरा मैं बना हुआ है, स्मार्ट टीवी जो है, इसको ऑलरेडी हमने पास बना के रखे हुए हैं, पूरा प्रोजेक्टर ये बन के रखा हुआ है, इसे डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे थे। ये गुड्स हमारे पास बनी बनाई आ गई है, इसको बोला जाएगा फाइनल गुड्स, है ना। एंड सर्विसेज, इसमें कैलकुलेट किया जाता है सारे के सारे टोटल प्रोडक्शन। तो लिखा हुआ कि दीज गुड्स आर इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग टोटल प्रोडक्शन। इसका मतलब बच्चों समझिएगा कि कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स एंड आर नॉट मींट फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इससे कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला, बल्कि ये बना बनाया सामान हमारे पास आ चुका है, सब्जी बनी बनाई हमारे पास आ चुकी है, उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं काम करना है ना। हमारे पास बनी बनाई टीवी मोबाइल फोन हमारे पास आ चुके हैं, ये हमारा क्या है, फाइनल गुड्स है जो बने बनाए। अब इसके ऊपर मेरा कोई भी इसमें कोई प्रोडक्शन काम बाकी नहीं रह गया, सारा ऑलरेडी पैक होकर के आया है ना। एक होता है बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स। इसका मतलब क्या होता है, जिसमें फर्दर प्रोडक्शन होती है, जिसमें प्रोसेसिंग बाकी होती है। जैसे लिखा हुआ है कि दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन एज देयर वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स। इसकी जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स में कंफ्यूज होती है। एग्जाम्पल, किसान ने सीड्स लगा करके बाकायदा वीट निकलवाया, वीट आया, अब वीट ऑलरेडी क्या होगा, वो फ्लोर मिल के पास भेजेगा। तो फ्लोर मिल बंदा क्या करेगा, उसको गेहूं से आटा बनाएगा, फिर वो आटा बना के इसको बेचेगा, बिस्किट वाली कंपनी को बेचेगा, फिर बिस्किट वाली कंपनी क्या करेगी, उस आटे से बिस्किट मैन्युफैक्चर करेगी, फिर वो बिस्किट बना करके कंज्यूमर को बेचेगी, है ना। तो अब सोचो, तो वो फाइनल गुड्स बनाने तक के बीच में यूज किए जाने वाले जितने भी सारे प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी सारी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उसको कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। ये हेल्प करती हैं इस फाइनल गुड्स को बनाने में। तो किसी भी फाइनल गुड्स को बनाने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स का प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है बच्चों, यूज किया जाता है, उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। क्लियर बात। चलो, अगर ये हो गया तो फटाक से स्क्रीनशॉट लेगा, फिर हम लोग फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई, अब देखो अगला समझ लो फटाफट क्या करता है कि एक फार्मर है जो सेल करता है। एग्जांपल, ये बच्चों आप लोग एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। एग्जांपल है कि एक फार्मर है सर जो सेल कर रहा है अपना वीट, है ना। ये वीट किसको दिया जा रहा है, फ्लोर मिल को। कितने रुपए में, 8 रुपए हिसाब दिया जाए। अब फ्लोर मिल ने क्या किया, प्रॉपर तरीके से ग्राइंड किया और ये जो वीट को एज अ सेल कर दिया बिस्किट कंपनी को 10 रुपए के हिसाब से। अब बिस्किट कंपनी ने ऑलरेडी क्या किया कि एज उसमें कुछ शुगर बना मिल ऐड कर दिए, ऑयल ऐड कर दिया, है ना, फ्लोर को, और वो मेक 4 पैकेट बना दिया बिस्किट का। अब उसको सेल कर दिया मार्केट में 15 रुपए के हिसाब से। तो सोचो, कहानी चली थी 8 रुपए से 10 रुपए के पास। अब ये 10 रुपए से कहानी चली तो ये भाई साहब मार्केट में कितने का बेच रहे हैं, 15 रुपए का। अब कोई भी जो ऑलरेडी जो बिस्किट हमारे पास जो बन करके आई हुई है, ये बिस्किट हमारे पास क्या हो गया, ये बच्चों हो गया हमारे लिए जब फाइनल गुड्स हो गए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये बना बनाया रेडी है ना। लेकिन इस पहले ये जितना सारा हमने इसमें जो शुगर मिलाया, है ना, हमने जो उसमें ऑयल मिलाया, जो हमारे पास जो वीट थे, इन सारे चीजों को बच्चों बोला जाएगा जो इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स, जो किसी फाइनल गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में आपकी हेल्प करता है ना। चलो भाई, तो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर्स फॉर दैट ईयर। तो द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ऑल द 3 सेक्टर। तो याद रखिएगा बच्चों, किसी एक साल में, देखिए हम लोग जीडीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जीडीपी क्या होता है उसके बाद समझ लीजिएगा। किसी पर्टिकुलर एक साल में जितने भी सारे सेक्टर्स हमारे पास हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्सरी सेक्टर हो, तीनों सेक्टर्स से जितने भी सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, उन्हें प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के बाद जब वो किसी कंट्री के इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि हमारे कंट्री में पूरे एक साल में तीनों सेक्टर को मिलाकर कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसे कहा जाता है बच्चों एज अ जीडीपी। क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। समझिएगा। तो द सम ऑफ द, बस यहां से पॉइंट उठा लीजिएगा क्या, कि द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ all final goods and services produced in all the 3 sectors in a particular year is called the gross domestic product GDP। तो पूरे एक साल में किसी भी कंट्री में तीनों सेक्टर से होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज को जो प्रेजेंट करता है, जो डाटा दिखाता है, उसे कहा जाता है जीडीपी। जीडीपी से होता है क्या सर, जीडीपी से ये होता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होती है, स्ट्रांग है या वीक है, इससे ये पता लग जाता है ना। तो जीडीपी धीरे धीरे हमारी कंट्री की क्या हो रही, इंक्रीज होती चली जा रही है। तो पूरे एक साल में, ये हर साल जीडीपी हमारी कंट्री में क्या होती है, कैलकुलेट की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री होती है वो इसको प्रॉपर तरीके से देखता है। जितने भी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे डाटा उठाएगी, यूनियन टेरिटरीज होंगे उनसे डाटा उठाएगी, सबसे ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सबसे डाटा कलेक्ट करके देखेगी कि हमारे पूरे एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ।
जितना प्रोडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारी जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, चलो भाई, द टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग द जीडीपी ऑफ इंडिया इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको टेक करती है। ये मिनिस्ट्री क्या करती है, अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिलेगी। ठीक है, वो जितने सारे इंडियन स्टेट्स होंगे, यूनियन टेरिटरीज होंगे, या कलेक्ट करेंगी डाटा को, एंड गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में देखा जाएगा कि उसकी क्या प्राइस होगी, और उसको एस्टिमेट करना होगा। जीडीपी पता लग जाता है कि टोटल हमारे कंट्री में कितने सारे गुड्स का या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। क्लियर बच्चों, चलिए फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। टॉपिक अगर स्क्रीनशॉट लीजिए तो देखो भाई, अब ये क्या करता है, कह रहा सर हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। कुछ सेक्टर में क्या सर कुछ हिस्टोरिकल चेंजेस भी आए थे क्या, कुछ ऐतिहासिक बदलाव भी हुआ था क्या? भाई बिल्कुल हुआ होगा सर, चेंजेस इज द रूल ऑफ नेचर। भाई हम बदलाव बदलना जरूरी होता है, समय के साथ साथ अपने आप को भी बदलिए। परिवर्तन जो होता है ना, कहते हैं एग्जाम्पल में कि परिवर्तन जो होता है संसार का नियम होता है। अगर आप संसार के नियम के हिसाब से या संसार के टेक्नोलॉजिकल के हिसाब से अपने आप में चेंजेस लेकर नहीं आते हो तो फिर वो सब कुछ चीजें बेकार है। क्या कहता है कि प्राइमरी सेक्टर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इज इनिशियल स्टेज। ओ भाई कहां जा रहा है तुम, इधर आ जाओ। तो भाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इनिशियल स्टेज का डेवलपमेंट में विद न्यू, आज हमारे पास देखिए हमारे कंट्री में बच्चों धीरे क्या हुआ, न्यू मेथड हो गए किसके, फार्मिंग के, जिससे कि अब जब हमारे पास मेथड फार्मिंग के एक अलग लगा गए तो इससे क्या हो गया, गुड्स ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे, और जितनी ज्यादा प्रोडक्शन यूज होगा उसी तरीके से हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स हैं उसमें भी चेंजेस आए। इससे क्या हो गया, कई सारी फैक्ट्रीज हमारे पास एक्सपेंड करने लगी, पीपल क्या हो करने लगे, स्टार्ट अपना काम करना शुरू कर दिए इंडस्ट्री सेक्टर में। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंस पाने लगा। भाई पहले क्या था कि बस गुड्स आते थे बनाए जाते थे, आज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो गए। अलग अलग सेक्टर्स को यूज करके, अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में अपने गुड्स को सप्लाई कर दे रहे हैं। तो फर्दर देयर इज शिफ्ट फ्रॉम द सेकेंडरी टू, और धीरे क्या हुआ, हम पहले कहां पे थे बच्चों, पहले थे हम प्राइमरी सेक्टर पे, तो इस पे हमारे लिए प्रॉपर तरीके से काम हुआ। अब जब हम यहां पे काम हो गए तो प्राइमरी से हम कहां चले गए सर, सीधे भाग गए सर सेकेंडरी के ऊपर। अब जब सेकेंडरी हमारे पास निकल के सर हमारे पास आ गई तो हम किसके ऊपर चले गए, तो भैया चलो हम अपने पास सर आ गए टर्सरी के ऊपर आ गए, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें भी चेंजेस आया, इसमें भी हमारे पास क्या हो गए चेंजेस आए, और सिर्फ इसमें भी कुछ चेंजेस हमारे पास आने लगा। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारी चेंज होने लगी। भाई हमने पास क्या हुआ, अलग अलग हमारे पास फार्मिंग मेथड चेंज हुआ। यहां पे हमारे पास क्या चेंज हुआ बच्चों, उसको लिख लीजिएगा, यहां पे हमारे पास चेंज हुआ एज अ फार्मिंग मेथड। ठीक, सेकेंडरी में क्या बच्चों, यहां पे गुड्स बनाए जाते हैं, तो इसमें हम लोगों ने क्या चेंज कर दिया, इसमें हम लोगों ने चेंज कर दिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग मेथड। क्या हमारे पास चेंज हो गया, एज अ मैन्युफैक्चरिंग मेथड हमारे पास चेंज हो गया, है ना। अब मैन्युफैक्चरिंग बाद टर्सरी हमारे पास क्या होने लगा बच्चों, अब जब जो टर्सरी सेक्टर आ गया तो इसमें हमने क्या किया, एज अ सर्विसेज को डेवलप करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे हमारे कंट्री में क्या हो गया, धीरे धीरे सर्विसेज भी हमारे पास डेवलप होने लगे। क्लियर बात, चलो भाई ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। और लिखा भी हुआ कि द टर्सरी सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखा जाए, चाहे वो प्रोडक्शन के हिसाब से देखा, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सेक्टर आज की डेट में कोई अगर है तो वो है टर्सरी सेक्टर। ठीक है, क्यों है आगे बताते हैं। चलिए भाई क्या कहता है समझेगा, क्या सर राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। भाई धीरे धीरे हमारे प्रोडक्शन सेक्टर में टर्सरी सेक्टर का सर इन्वॉल्वमेंट कैसे होने लगा, ये कैसे इतना ज्यादा इंक्रीज होने लगा। तो देखो कहता है कि प्राइमरी सेक्टर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विथ न्यू मेथड्स ऑफ, हमारे पास क्या हो गए, एज अ फार्मिंग निकल के सब आ गया। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्सपेंड होने लगी, पीपल ने काम करना शुरू कर दिया इंडस्ट्रीज में, तो सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप हो गया। ये वही चीज को दोबारा रिपीट कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चीज को यहां से पढ़ना है। द टर्सरी सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखो बच्चों क्यों हुआ, क्यों लोग बहुत ज्यादा प्राइमरी पे कम फोकस होने लगे, सेकेंडरी पे कम होने लगे और टर्सरी पे ज्यादा ज्यादा फोकस होने लगे। भाई देखो पहले किसी को कुछ पता नहीं होता था, तो जिसके मन में जो भी काम आता था वो कोई डेयरी का फार्मिंग काम कर लिया, है ना, पोल्ट्री फार्म्स जो हो गए उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो लोग बाय नेचर पे चीजें बिलोंग ज्यादा करते, डिपेंड होने लगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने लगी, जैसे उनका दिमाग विस्तार, उनका एक इंक्रीमेंट होने लगा, इंक्रीज होने लगा, तो वैसे उनको लगा यार कि टर्सरी सेक्टर तो अच्छा है, आराम की थोड़ी जिंदगी हो जाएगी, एक बकायदा एक छोटा सा रूम मिल जाएगा, कंप्यूटर लेके बैठना होगा, सारा काम करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, तो बहुत ज्यादा इसमें हाई हल्ला नहीं करनी है, सारा काम हमारा इंक्रीज हो रहा है। इसलिए आप देखोगे कि पहले के बार ग्राफ हम देखोगे कि उसमें प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व थे, लेकिन जब एजुकेशन, नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई तो आज के टाइम में लोग टर्सरी में ज्यादा काम करने लगे, है ना, सर्विसेज अलॉट करने, क्योंकि यहाँ पे कोई गुड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है।
अब क्या कहता है, इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज। अब गवर्नमेंट ने बच्चों यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, कि लोगों को भाई हमें जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि ये टर्सरी सेक्टर का नाम ही होता है सर्विस सेक्टर। तो भाई हम लोगों को सर्विसेज तो देंगे ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। क्या किया कि भाई हम आपको हॉस्पिटल्स बना के देंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना के देंगे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज बना के देंगे, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, ट्रांसपोर्ट, बैंक, ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज है ये हमारे कंट्री में इसको डेवलप कर दी गई। इस पॉइंट को बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा। धीरे हमारे जो एग्रीकल्चर, जो इंडस्ट्री लीड्स थे वो भी डेवलपमेंट करने लगे, सर्विसेज सेक्टर में आने लगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रेड हो गया, स्टोरेज की जो पॉसिबिलिटीज थी वो भी हमारे कंट्री में आना शुरू हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। भाई मैं अपने फार्मिंग मेथड चेंज किया तो गुड़ ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा। अब गुड़ ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो गुड़ ज्यादा बनेगा भी ना और प्रॉपर तरीके से। अब जितना ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा गुड्स को स्टोरेज करने की एक पॉसिबिलिटी भी तो निकल के आएगी ना। तो वो भी बड़ा प्रॉब्लम था। तो उसमें भी सर्विसेज आने लगी कि भाई आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, चलो भाई हम आपको स्टोरेज वाली प्रॉब्लम भी दे रहे हैं। अच्छा, आपको एज अ किसी, अब सोचो कि अब आगरा का पेठा बना। अब वो आगरा का पेठा केवल आगरा के लोग खाएंगे कि ऑल ओवर इंडिया के लोग खाएंगे? हर कोई खाएगा। तो बनारस में बैठा हुआ कोई रामू बंदा है, अब उसे आगरा का पेठा चाहिए, तब वो पेठा खाने के लिए आगरा जाएगा क्या? नहीं। तो क्या होगा कि वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके अब बनारस से जब बाई ट्रांसपोर्ट भेजना शुरू कर दिया। अभी जो ट्रांसपोर्ट वाली जो फैसिलिटी थी जो प्रोवाइड करके आपको दी गई, तो बच्चा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास टर्सरी सेक्टर्स में आ गए। तो ऑलरेडी वहां पे हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं ना, ये बनाओ यहां पे और भेजो कहीं पे भी। तो वो भेजने वाला जितना सारा जो इंस्ट्रूमेंट या जो वर्क काम करेगा वो किस में आ जाएगा, वो हमारे टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। पल्ले पड़ रहा है। पेठे बहुत मजेदार होते हैं सर, पंछी पेठा उसमें एक नाम आता है आगरा वाला, खा के देखिएगा ना, मुंह में पानी मेरे भी आ गया। खैर हम पानी को हटा के आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो विद द इंक्रीज इन इनकम लेवल्स धीरे धीरे अपने क्या होगा, अब देखो टर्सरी सेक्टर्स में क्या होने लगे बच्चों कि इन सब चीजों की वजह से, चाहे वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे इंडस्ट्रियल यूनिट हो, चाहे वो हमारा टर्सरी यूनिट हो, जो भी हो, सब में इनकम इंक्रीज होने लगा। सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल जो स्टार्ट डिमांडिंग करने लगे किसकी, एज अ मैनी मोर सर्विसेज की, जैसे टूरिज्म भी हमको चाहिए, शॉपिंग भी हमको करना होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी चाहिए। ये बच्चों एक थॉट ऑफ निकल के आया कि जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज हुई तो लोगों ने अपने हिसाब से अपने अपनी डिमांड करनी शुरू कर दी। जैसे कि मेरा बच्चा होगा, मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा है तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजूंगा, भाई मेरे लिए तुम प्राइवेट स्कूल बनाओ। मेरे घर का अगर कोई बंदा कोई बीमार पड़ जाएगा तो मैं इसे गवर्नमेंट वाले में नहीं भेजूंगा, बल्कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाओ, है ना। मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, मैं किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में मैं घूमने जाना चाहता हूं, तो भाई मेरे लिए तुम टूरिज्म वाली व्यवस्था करो। ये लोग डिमांड करने लगे। और ये डिमांड तभी पॉसिबल हो पाए जब लोगों के पास इनकम इंक्रीज हुई। ना इनकम बढ़ता ना इनकी डिमांड आती। तो आपने देखा होगा आज की डेट में प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, है ना। तो कुछ लोगों तो प्राइवेट मंदिर भी आजकल हैं, सब कुछ बना हुआ है। तो ये सब की सब चीजें ऑलरेडी क्या होने लगी, डेवलप आने लगी। और सब सेक्टर्स के ही इन्वॉल्वमेंट है। तो भाई टूरिज्म सेक्टर को हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। शॉपिंग, अच्छा हम प्राइवेट शॉपिंग करेंगे। पहले आपको याद होता है वो रेरी वाले जो हो गए या जो ठेले पे जो सामान ला गए सब बेचने वाले होते थे, लोग वहीं से जाके प्रोडक्शन करते, सॉरी लोग जाके गुड्स को परचेस करते थे, है ना। आज की डेट में क्या गए, बड़े बड़े शॉपिंग मार्ट्स हो गए, बिग बाजार हमारे पास आ गया, रिटेल शोरूम हो गए, है ना। अलग अलग कंपनियां, सिटी स्टाइल, V2 मार्ट, वी कार्ड, सब कुछ हमारे कंट्री में अवेलेबल होने लगा। ये क्या हुआ, लोगों की प्राइवेट डिमांड उनकी होने लगी कि भाई हमें ये चीजें चाहिए, क्योंकि पैसा ज्यादा आ गया। अब पैसा ज्यादा आ गया तो भाई हम 100-200 में काम नहीं करेंगे, बल्कि अब डिमांडिंग पीपल हो गए तो सोसाइटी के हिसाब से हम अपने आप को भी डेवलप करेंगे और ज्यादा ज्यादा लोगों को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ही डिमांड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर अलग से टूरिज्म सेक्टर, शॉपिंग हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाए गए, प्राइवेट स्कूल्स को सबको डेवलप किया गया। ये सब का सब पॉसिबल बचा तब हो पाया जब आपकी इनकम इंक्रीज हुई। इनकम इंक्रीज नहीं होती तो उसी तरीके से बाकायदा जैसे गवर्नमेंट आपको दे रही थी सबका साथ सबका विकास, तो सर आपका भी होता, लेकिन इनको चाहिए नहीं सर, हमारा विकास अलग हो, हमें अलग स्कूल, हमें अलग कॉलेज चाहिए, है ना। चलिए ये क्लियर हो गया बच्चों। तो टर्सरी सेक्टर में आपने देखा कि किस तरीके से इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा। आइए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या कहता है कि सर सर्टेन ऐसा कुछ सर्विसेज हैं जैसे बेस्ड ऑन हमारे पास इंफॉर्मेशन IT सेक्टर से या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी बेस्ट होने लगा, तो वो भी आज हमारी डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक इनिशियल है ना। तो इनका भी इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होने लगा क्या कि इंपॉर्टेंट एसेंशियल होना। तो प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। तो इन सब चीजों की वजह से धीरे हमारे कंट्री में क्या होने लगा, डिमांड इंक्रीज होने लगी। जितना ज्यादा डिमांड इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा ही मार्केट में सर्विसेज भी हम लोग को अलॉट करना इजी हो गया। तो गवर्नमेंट ने देखा ना भाई कि अब आज की डेट में सर्विस सेक्टर में लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाओ, स्कूल्स बनाओ, कॉलेज बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, डैम्स बनाओ, कैनाल्स बनाओ, जो बनाना बना के देते रहो भैया। बस जैसी जैसी डिमांड आती चली जा रही है वैसे वैसे धीरे मार्केट में डिमांड की सप्लाई करते रहो। अब देखो बच्चों क्या कहता है, देखो however not all of the services sector is growing equally. There are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. आज के बच्चों हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स होने लगे,
तो दिस पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग। इसकी वजह से धीरे हमारा जो सर्विस सेक्टर का जो पार्ट था वो क्या होने लगा, ग्रो करने लगा, है ना। और वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर इंगेज इन सर्विस, बहुत लार्ज नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं वो इंगेज हैं किसमें, सर्विसेज में, एज अ या तो स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, रिपेयर पर्सन हो गए, ट्रांसपोर्ट पर्सन हो गए। तो दीज पीपल हार्डली मैनेज टू अर्न अ लिविंग, तो दिस पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग। जैसे कुछ सेक्टर में बच्चों, जैसे छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए, रिपेयर पर्सन वाले हो गए, या ट्रांसपोर्ट वाले पर्सन हो गए, तो इन लोग हैं सर्विस सेक्टर वाले ही डिपार्टमेंट हैं, लेकिन इनका ग्रोइंग उस तरीके से नहीं हो पाया जितना ग्रोइंग बाकी सारी अदर सर्विसेज के डिपार्टमेंट का हो पाया, है ना। टूरिज्म डिपार्टमेंट ग्रो कर रहा है। देखिए बनारस में, हम लोग बनारस से ही ना, तो बनारस में जाके देखो क्या हो रहा है। काशी में कि जब से भगवान विश्वनाथ का प्रॉपर तरीके से कॉरिडोर बना, इतनी भीड़ कि बनारस की गलियों में, बनारस की सड़कों पे बनारसी कम, बाहरी ज्यादा घूम रहे हैं। बनारसी तो दुबक के अंदर बैठा हुआ ठंडे के मारे, और यहाँ पे तो दिन रात लगातार टूरिज्म बढ़ा हुआ है। यही हाल अयोध्या जी का भी हो गया, यही हाल वृंदावन जी का भी हो गया। हर जगह जाके देखते रहो, हर जगह क्या हो रहा है, बस ज्यादा टूरिज्म बढ़ रहे हैं। तो इन सब सेक्टर्स में इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ, लेकिन किसका इंक्रीमेंट नहीं हो पाया सर, शॉपकीपर्स का, क्योंकि सर एक डिपेंडेंटली इनका इंक्रीमेंट हो भी पा रहा है, नहीं भी हो पा रहा है। ठीक है, पर्सन्स रिपेयर पर्सन्स हो गए, तो इनकी तो भाई डिमांड जब होगी तभी ये रिपेयर वाला काम करना शुरू करेंगे। तो ये सब चीजें हमारे पास क्लियर हो गई। तो बच्चों इसको खत्म करिएगा, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। चलिए क्या कहता है, अब देखिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स में कुछ तरीके किया गया कि इंडिया में हैज बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स जीडीपी, जैसे जो चेंजेस हमारे पास आते हैं, बट अ सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन प्लेस इन अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज बिकॉज इनफ जॉब्स वर नॉट क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में इनफ जॉब्स एप्लीकेबल नहीं है, या बहुत ज्यादा जॉब ऑफर नहीं किया गया, जिस वजह से इसके अंदर थोड़ी सी डेफिशिएंसी आई थी। मोर देन हाफ ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन आर इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। आपको अच्छे से पता है हमारी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है, देखा तो हाफ से ज्यादा, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीमेंट जो है, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंगेज किसमें बच्चों, एज अ हमारे प्राइमरी सेक्टर में। कहां पे है वो, प्राइमरी सेक्टर ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ठीक, मेनली एग्रीकल्चर में, क्योंकि ज्यादा लोग एग्रीकल्चर करना पसंद कर रहे हैं ना, लोग फ्लावर गार्डन अपने पास लगा दे रहे हैं, बाय नेचर थ्रू जनरेट कर दे रहे हैं, सब काम वहीं से शुरू हो जा रहा है। So therefore more people work than actually needed and everyone work less than their capacity and also earn less. This is called underemployment. तो बच्चों देखिएगा, पहली बात तो जितने ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट थी, अब मान लो कि हमें किसी जगह पे काम करने के लिए 50 लोग की जरूरत है, ठीक है, लेकिन हमारे पास 60 लोग हैं। अब ये 60 लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, 50 लोग के संग मिलकर काम कर रहे हैं, तो काम तो सर बस कोई 50 लोगों का ही था ना, 50 लोगों का ही था। अब ये 10 हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास ये 10 एक्स्ट्रा हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, ये तो समय एक्स्ट्रा है। तो इनके होने या ना होने का कोई मतलब हो पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इनको इनके इसका हिसाब से इनको पेमेंट भी नहीं मिलने वाली है और इनका कोई मतलब भी हमारे पास नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इन लोगों की भी सैलरी और इनके भी इनकम ऑलरेडी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनके होने या ना होने से चीजें क्या हो गई, चीजें अस्त व्यस्त हो गई। इनको बोला जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहले ये निकल के हो गया, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट निकल के आ गया। अब समझेगा कि जहां पे काम 50 लोग से ही करना था, वहां पे 60 लोग अवेलेबल हैं, तो ये 10 लोग रहें चाहे ना रहें, इसके इनके प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे कहा जाएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब काम करने के लिए चाहिए थे 50 लोग, लेकिन हमारे पास हैं 60 लोग, ये 10 लोग फालतू में हैं। इन 10 लोग के होने या ना होने का कोई मतलब हमारे पास नहीं है। इसी कोई बच्चों कहा जाएगा एज अ डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये ठीक है, दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन वेयर इट इज क्लियरली विजिबल दैट अ पर्सन हैज नो जॉब एंड अनएम्प्लॉयड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कितने लोग तो दिखाई नहीं देते कि भाई, अब सोचो कि अब बोला पूछा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं आपके पास, भाई पता नहीं लगेगा। हमारे पास एक फील्ड है ना, सोचो हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में 50 लोग की जरूरत है, लेकिन सर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि काम 60 लोग कर रहे हैं। अब हमें एक्चुअल में काम कितने लोगों की जरूरत थी, 50 लोगों की, है ना। काम कितने कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं। तो ये जो 10 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो तो एक तरीके से क्या हो, इनविजिबल होकर दिखाई तो नहीं देंगे, क्योंकि सामने वाले बंदे को तो यही लगेगा, गवर्नमेंट तो यही लगेगा ना कि ये 10 बंदे तो काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम कितने लोग से हो पा रहा था, 50 लोग से तो सफिशिएंट था, 50 भी ज्यादा थे। फिर हमने लिखा भाई 50 लोग से काम करा लेंगे। अब हमारे पास है 60 लोग, 60 लोग बंदे हो गए, तो 10 बंदे जो एक्स्ट्रा हो गए हमारे पास, वो भी तो काम ही कर रहे हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देते, तो इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में नहीं आ पाते, अनएम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में वो नहीं आ पाते। इसलिए अगर इनके रहने या न रहने, अगर चले भी जाएं छोड़कर काम पे, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर किसी तरीके का कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। उसे कहा जाएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ा जाए। चलो बच्चों लिखो, लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। इन एग्रीकल्चर सेक्टर एवरीवन डज सेम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। हर कोई बंदा कुछ ना कुछ काम कर रहा है, लेकिन
कुछ भी ऑलरेडी क्या कर रहा है, वो सबके पास काम कर रहा है, लेकिन वो कोई बंदा फुली एम्प्लॉयड नहीं है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट। इससे बच्चों को अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहा जाएगा, क्योंकि सब काम कर ही रहे हैं, तो भाई जितना काम करें उतना ही अच्छा लगेगा। या एक्स्ट्रा काम करेंगे, वो भी काम करें, वो भी तो ही दिखाई देंगे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं होता। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़े, फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्या करता है बच्चों, अब ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत तरीके से कुछ सेक्टर्स को डेवलप किया कि हमारे कंट्री में कैसे कैसे हम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इट इज इसेंशियल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लेवल पे कोशिश की गई कि क्या किया जाए, जो अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है उसको कम किया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, तो गवर्नमेंट ने कुछ काम किया कि फोकस ऑन बैंक, क्रेडिट बैंक्स बनाने लगा शुरू किया, जहां पे बैंक क्या करने लगी, एज अ लोन देने लगी किसको, स्मॉल फार्मर्स को, कि ज्यादा ज्यादा क्या करें, सीड्स परचेस करें, जितना फर्टिलाइजर परचेस करेंगे, इक्विपमेंट परचेस करेंगे, पंप सेट परचेस करेंगे, कंस्ट्रक्टिंग एज अ वेल्स करेंगे या इरिगेशन लगाएंगे, उतने ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो जितने ज्यादा लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहे थे, अब उनके पास एम्प्लॉयमेंट वाला क्या हो जाएगा, काम आना शुरू हो जाएगा। ठीक काम हो गया। तो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिंग एज अ एम्प्लॉयमेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड, अब गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, डैम्स बनाना शुरू कर दिया, कैनल्स बनाना शुरू कर दिए, है ना, मेकिंग और बेटरमेंट ऑफ रूरल रोड्स बनाना शुरू कर दिया। अब सोचो, अब ये काम पहले 50 लोग कर रहे थे, लेकिन अब जब गवर्नमेंट डैम्स बनाएगी, कैनल्स बनाएगी, रोड बनाएगी, हाईवे बनाएगी, फ्लाईओवर्स बनाएगी, तो उसमें ज्यादा ज्यादा लोग चाहिए। तो जो लोग अब अनएम्प्लॉयमेंट थे, अब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया। तो ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, तो गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस इस तरीके से लिए हुए हैं, है ना। तो फोकस किए किसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फोकस किया, जिसमें क्या हो गया, जिसको रूरल एरिया में डेवलप करने के लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप किया गया, कोल्ड स्टोरेज बना दिया गया, है ना, कुछ हमारे पास में भी सेंटर्स बना दिए गए। इससे क्या हो गया, ज्यादा ज्यादा लोग वहां पे काम करना शुरू हुए, ज्यादा लोग हमको रिक्वायरमेंट होने लगी। अब गवर्नमेंट रोडवे, हाईवे, फ्लाईओवर, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ठीक है, रोपवे सब बनाना बंद कर दे, तो भाई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने प्लान्स बनाए कि भाई बैंक्स बना दो, बैंक क्या करेगा, क्रेडिट पे सामान दे, क्रेडिट पे क्या देगा, पैसा देगा, फार्मर्स पैसे लेंगे, सीड्स लगाएंगे, तो ज्यादा ज्यादा खेती करेंगे, ज्यादा ज्यादा मेथड्स का यूज करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए तो लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट थे वो एम्प्लॉयमेंट वाले कैटेगरी में क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो दे दे क्या होगा, जो हमारे पास टैग लगा हुआ था कि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो दे दे उसको सुधारने में हमारे पास क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। आपको पता होगा बच्चों कि हमारे भारत सरकार ने ही पहले मनरेगा चलाया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, ये बनाया गया था। तो मनरेगा जब बनाया गया तो उसमें कहा गया था कि 100 दिन का हम आपको रोजगार देंगे, 100 दिन का रोजगार देंगे। जी हाँ, अगर 100 दिन के रोजगार मतलब जो भी रजिस्टर करा लेता है मनरेगा के थ्रू, तो उनको 100 दिन का रोजगार मतलब 100 दिन की उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए, अब एग्जांपल समझिएगा कि 100 लोग 100 दिन का आपको ऐसा क्या देंगे, पेमेंट करके देंगे, ठीक है। अब मान के चलिए कि सर इसके लिए 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन 10,000 में से गवर्नमेंट ने केवल 9,000 लोगों को ही केवल एम्प्लॉयमेंट दिया। क्या दिया, केवल 9,000 लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दिया, है ना, और 1,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया। तो इन 1,000 को गवर्नमेंट क्या करेगी, एक अनएम्प्लॉयमेंट बोनस करके, अनएम्प्लॉयमेंट अमाउंट करके इनके पास पैसा देगी। मतलब आपको जॉब मिले या ना मिले, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि 100 दिन का पैसा जो बंदा काम करके कमा रहा है, और एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जो हम आपको जॉब नहीं दे पाए, तो वो आप 1,000 लोगों को हम 100 दिन का पैसा एक्स्ट्रा करके देंगे। एक्स्ट्रा नहीं मतलब 100 दिन का पैसा हम आपको दाके देंगे। तो ये गारंटी एक्ट बन गया। तो 10,000 में से 9,000 काम कर रहे थे, जो काम करके पैसा कमाए, जो 1,000 को नौकरी नहीं मिल पाई थी, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरीके से अपने गारंटी एक्ट में से हजारों बंदों को 100 दिन का सैलरी उनको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, कंपेंसेशन अमाउंट दे दिया जाता है। तो ये मनरेगा आयोग चलाया गया था। अब हमारे कंट्री में पता है, अब भारत सरकार ने क्या किया, एजुकेशन इंप्रूवमेंट लाई, हेल्थ एंड टूरिज्म सेक्टर को इंप्रूव किया गया, ठीक है ना, सबको इंकरेज किया गया। तो देखिए नीति आयोग, जिसने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एजुकेशन सेक्टर डेवलप हुआ, जनरेटिंग 20 लाख जॉब्स हमारे किसमें आ गए, एजुकेशन सेक्टर में आ गए। टूरिज्म सेक्टर में बच्चों मोर देन 35 लाख जॉब, सोचिए टूरिज्म सेक्टर्स में 35 लाख जॉब हो गए, हेल्थ सेक्टर में तकरीबन 50 लाख जॉब हमारे पास कंट्री में आना शुरू हो गई। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं आपको डेवलप कराने के लिए। चलो भाई ये क्लियर हो गया मोन एम्प्लॉयमेंट का, आगे बढ़ जाते हैं। भाई देखो, अब बच्चों काम के बेसिस पे 2 सेक्टर डिवाइड किया गया है। पहला है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक बोला गया था अनऑर्गेनाइज, हमने आपको स्टार्टिंग बताया था। ऑर्गेनाइज मतलब बच्चों जहां पे प्रॉपर तरीके से काम करने वाला बंदा रजिस्टर्ड होगा, जो काम कराएगी ऑफिस वो भी रजिस्टर्ड होगी, जहां प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, फ्रेमवर्क सबको फॉलो किया जाएगा। इसमें प्राइवेट कंपनीज भी प्रॉपर तरीके से आ सकती हैं।
तो इन कवर दोज एंटरप्राइज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, जो रेगुलर होंगे, जो गवर्नमेंट के सारे रूल्स को मानेंगे, जो वर्क आपको एश्योर करके देंगे ही देंगे, आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा, फैक्ट्रीज एक्ट बनाया जाएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो करना होगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट फॉलो करेगा, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को फॉलो किया जाएगा। ये सब की सब चीजें हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गई। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहां पे गवर्नमेंट का दबदबा होगा, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज फ्रेमवर्क सबको पॉइंट आउट करके माना जाएगा। जो एक्चुअली में जॉब परफॉर्म करेगा, जॉब करेगा, उसको उसके बदले में पैसा दे दिया जाएगा, है ना। तो फिक्स नंबर आपका ये सब कुछ फिक्स हो जाएगा, कितने घंटे आप आएंगे, कितने घंटे आप जॉब करेंगे, क्या क्या आपकी छुट्टियां होंगी, हर चीजों को प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश करके दिया जाएगा, मेंशन करके। तो द वर्कर आल्सो गेट बेनिफिट पाते हैं, उसको प्रोविडेंट फंड का पैसा भी मिलेगा, ठीक है, उनको लीव पे पैसे मिलेंगे, ग्रेच्युटी होगा, मेडिकल होगा तो वो भी पैसे उनको मिलेंगे। हर तरीके के बेनिफिट्स मिलना आपको इसमें शुरू हो जाता है, किसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्लियर होगी बात, जहां पे गवर्नमेंट के बने बनाए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहां पे फॉलो किया जाता है। तो बच्चे क्या हो गया, इसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जहां पे काम करने का तरीका होगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेंगे, वर्किंग कंडीशन सेफ और सिक्योर मिलेगा, प्रॉपर आपको सैलरी वेजेस इंक्रीमेंट मिलेंगे, है ना, गवर्नमेंट के बनाए गए ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड चैरिटी डोनेशन सबका फायदामंद आपको पैसा मिलेगा। इसको बोला जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। चलो भाई, अनऑर्गेनाइज में क्या होता है बच्चों, ये देखो इसमें वो बंदे आते हैं जो स्मॉल होते हैं, ठीक है, स्मॉल यूनिट्स वाले हो गए, या स्कैटर्ड जो फैले हुए होते हैं, इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, अनरजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस इनको कोई मतलब नहीं होता, गवर्नमेंट के लिए कोई इनका कोई वेजेस सिस्टम, कोई एक्ट नहीं है, कोई प्रोविडेंट फंड, कोई डोनेशन का पैसा इनके पास अवेलेबल नहीं हो पाता, इनको कुछ प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी नहीं मिलती, इनके पास कोई हॉलीडेज या कोई पेड लीव जैसा कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता, सिकनेस बीमारी जैसी कोई चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है, पुअर ही रहेंगे, या देयर इज नो, यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी आपके पास नहीं होती कि आप जहां जिस जगह पे जॉब कर रहे हो कितने दिन तक आप जॉब कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं होती है। सो एम्प्लॉयमेंट इज इरेगुलर, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इरेगुलर होता है। जैसे आपके पास कौन कौन हो गए बच्चों उसमें, देखिए स्ट्रीट वेंडर्स वाले हो गए, रिपेयर वर्कर्स वाले हो गए, फार्मर्स वाले हो गए। हाँ, फार्मर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई काम कराना है तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी वो कभी कभी काम करेंगे, कभी काम नहीं करेंगे, इसलिए उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी डेवलप करके रखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, तो ये इंक्लूड करते हैं जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, रिपेयर वर्कर्स हो गए, आपने देखा होगा जैसे वेजर्स को देखा होगा, लेबर कंस्ट्रक्टर वालों को देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ना, तो ये लोग भी इनके नीड के हिसाब से इनको बुलाया जाता है। कभी इनको बुलाया गया तो काम मिला नहीं, पेंटिंग करने वाले हो गए, आपके सीमेंट बालू वाले हो गए, बंदे हो गए, इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा जाता है क्योंकि इनकी कोई भी फिक्स एम्प्लॉयड नहीं होते, ये बस बेसिस ऑफ डिमांड, जैसी इनकी डिमांड होगी वैसे इनको किया जाएगा। ये इरेगुलर होते हैं, इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा जाता है। चलो भाई आगे आ जाते हैं। अब देखो बच्चों, ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट कैसे किया गया, बहुत सारे हैं। तो अब जिनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा था तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ इनके एक्सप्लॉयटेशन किया, तो पैसा कम मिल रहा था, इरेगुलर जॉब्स हो रहे थे, तो इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ काम किया कि प्रोटेक्टेड द फॉलोइंग वेज। जैसे रूरल एरियाज में फार्मर कैन बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, कि भाई इनका काम किया जाए कि डिलीवरी ऑफ जो सीड्स जो बीज थे उनको प्रॉपर तरीके से दिया जाए, एग्रीकल्चर इनपुट्स दिया जाए, क्रेडिट स्टोरेज एंड मार्केटिंग आउटलेट्स प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे कि समय पे चीजें उनको मिलना शुरू हो जाएंगी, तो समय पे ये गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा इनके लिए भी इनकम का जरिया अच्छा खासा जनरेट हो जाएगा, है ना। अर्बन एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड होंगे, और गवर्नमेंट उनके लिए क्या करेगी, प्रॉपर तरीके से उन्हें एक सपोर्ट भी अवेलेबल कराती है, जैसे कि उनके लिए रॉ मटेरियल्स अवेलेबल करा के देना, मार्केटिंग ऑफ आउटपुट को प्रोक्योर करना, प्रॉपर अरेंज करके देना, प्रोडक्ट नहीं है तो भाई वो भी अरेंज करके कौन देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स पे आपका डेवलपमेंट करना काम शुरू किया था, है ना, दिखाई दे रहा होगा। व्हेन फैक्ट्रीज क्लोज डाउन तो मैनी वंस रेगुलर वर्कर्स आर फाउंड एज अ सेलिंग गुड्स और पुशिंग अ कार्ट ऑफ। देखा होगा आपने कोविड में कितने लोग की जॉब चली गई, और जब जॉब चली गई तो लोग क्या कर, कोई चाय बेच रहा है, कोई समोसे बेच रहा है, कोई ठेले लगा के काम कर रहा है, तो कोई ना कोई दूसरा कोई ना दूसरा काम तो कर ही रहा है ना। तो एक जॉब चली गई तो दूसरी जॉब पे हम ऑलरेडी अपने आप को फिट कर लिए। चलो भाई अगले आते हैं बच्चों। अब देखिए ओनरशिप के बेसिस पे हमारे टर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर मतलब सर ऐसे सेक्टर्स, ऐसी ऑफिसेस, फर्म्स या कंपनियां जिनको रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ही हो गया मान लीजिए, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर जिसको कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल बंदा क्या कर रहा है उसको वो अपना कंट्रोल मैनेज करेगा। तो उसमें लिखा गया जैसे इंडियन रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है, ये किसके सेक्टर में आते हैं बच्चों, ये हमारे गवर्नमेंट सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर में आ गया। और प्राइवेट में हमारे पास क्या हो गया, इन चीज सेक्टर में ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। और प्राइवेट कंपनी से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, टिस्को कंपनी हो गई, ये सब हमारे प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी हो गई,
है ना, जिनका एम होने लगा प्रॉफिट को रिसीव करना। तो पब्लिक सेक्टर का जो एम होता है वो होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्राइवेट सेक्टर का जो एम होता है वो होता है प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। इस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ काम करना शुरू किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे, तो बच्चों दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया। पब्लिक सेक्टर तो विल बी एज ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल बाई गवर्नमेंट, एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज मैनेज एंड कंट्रोल बाई एज अ सम ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, चलो भाई अगले आते हैं बच्चों। तो पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या होने लगा, तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने लगी, कुछ फैसिलिटी देने लगे, ठीक है, रीजनेबल कॉस्ट पे गुड्स को अवेलेबल कराने की बात कहने लगी। जैसे आप देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, रेलवे, हार्बर्स, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिसिटी देना, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स बनवाना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हैव टू अंडरटेक हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। गवर्नमेंट ने रोड बनाया, फ्लाईओवर बनाया, रोपवे बनाया, मेट्रो बनवाया, ट्रेन बनवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं क्या, नहीं, बल्कि हमारे इंडिया में काम करने वाले एवरीवन, छोटे छोटे बच्चा भी, बड़े से बड़ा बच्चा भी, बड़ा बच्चा हो सकता है, बड़ा बच्चा भी, बच्चे ही होते हैं, बच्चे बन के सच्चे, है ना। तो उनको भी, सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, प्रॉपर तरीके से सर्विसेज दे रही है। तो गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर सो दैट दे कैन कंटिन्यू देयर। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है ना प्राइवेट सेक्टर को, क्या भाई कि तुम काम करो, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तुम काम करना शुरू कर दो, है ना। तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन पे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो हम आपको इलेक्ट्रिसिटी भी सेल कर रहे हैं, तो भाई तुम वहां पे काम करो। तो जिस भी जगह से, अच्छा तुम्हारे पास कोई मशीनरी नहीं है, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग तुम नहीं कर पा रहे हो, हम तुम्हारी हेल्प किए देते हैं, तुम हमारी मदद से काम करवा लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट हियर स्टेप्स बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स व्हिच दिस इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। तो गवर्नमेंट पे कर रही है पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो बहुत जगह पे गवर्नमेंट ऑफ क्या कर रही है, आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है, तो सब्सिडी पे भी कम दाम पे भी आपको चीजें अवेलेबल करा के दे रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज, गवर्नमेंट व्हीट एंड राइस परचेस करती है फार्मर से एक फेयर प्राइस पे, ठीक है, उसको स्टोर करके रखती है गोडाउंस में और सेल करती है लोअर प्राइस में उन कंज्यूमर्स के लिए जो जैसे राशन शॉप के जरिए, देखिए आप राशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। कोविड से तो अभी तक तो लगातार हमको लग रहा है फ्री में ही लोगों को गेहूं चावल दाल मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने इतना सारा इनिशिएटिव लेकर काम किया हुआ है कि हमारे देश में कम से कम कोई भूखा तो ना सोए, सब कुछ हो जाए, नौकरी ना रहे, हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई भूखा नहीं सोना चाहिए भाई। ये जिंदगी है ना, ये जो बॉडी है काम करे सिर्फ पैसे, ये पैसे पे ठीक है, सब कुछ पैसा भी इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन खाने पे, खाना नहीं मिलेगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। पैसा नहीं मिलेगा चलो भाई जिंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन खाना नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट ने बहुत तरीके से, गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर्स पे, एजुकेशन सेक्टर पे, टूरिज्म सेक्टर बहुत सारा फोकस किया है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है प्राइमरी सेक्टर्स पे इन्वॉल्व होने की कि भाई आप गुड्स प्रोड्यूस करो, स्टोरेज हमारे पास करो, हम तुम्हें फेयर प्राइस देंगे जो तुम्हारी प्राइस होगी, फिर हम जो मार्केट में कंज्यूमर्स को देंगे वो लोअर प्राइस पे दे देंगे। सोचो, फेयर प्राइस पे मैक्सिमम दाम पे परचेस करना और लोअर प्राइस में कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराना। अबे अब गवर्नमेंट से तुम क्या गवर्नमेंट की जान मांगोगे, गवर्नमेंट सारा काम कर तो रही है, मोदी जी का तो रहे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, है ना, सब कुछ काम कर रहे हैं। अब देखो भाई आगे रोल ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर क्या है कि रनिंग प्रॉपर स्कूल चलाए जा रहे हैं, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, एलिमेंट्री एजुकेशन इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या कि देखा कि बहुत सारे ऐसे जो सिस्टम जो बीच में आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको हटा दो, है ना। तो प्रॉपर तरीके से जब आपको क्वालिटी दी जा रही है, गवर्नमेंट नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना, हाउसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल कराना पुअर्स के लिए, फूड देना एंड न्यूट्रिशन अवेलेबल कराना। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स, उनको भी ध्यान देना जिसको पूरे समाज ने बहिष्कार किया हुआ है, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर भी फोकस करती है। ज्यादा से ज्यादा जो गरीब तबके का आदमी है, जो बहुत ज्यादा इग्नोर पीपल जो द्वारा किया जाता है, उनको भी अपने कंट्री में रखना, उनके ऊपर भी थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना इनिशिएटिव लिया हुआ है जो आपको डेवलप करके दे रहा है ना बच्चों। ये सारा काम शुरू हो गया, तो ये आप क्लियर आपको हो गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो चैप्टर है यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आइए देखिए, मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, देख लीजिएगा। व्हाट इज अ स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमी। बच्चों ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी के दो मेथड होते हैं, पहला हो गया डायनेमिक और एक स्टैटिक। स्टैटिक मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी लेकिन हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, वो हो गया स्टैटिक। डायनेमिक मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमारे अंदर भी चेंजेस आएगा, उससे बोला जाएगा डायनेमिक। इसके बारे में खूब अच्छे तरीके से जितना डीलिंग कर सकते हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का सॉरी क्वेश्चन है ये, आप 4 मार्क्स क्वेश्चन का पुटअप करके रख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट टू मैक्सिमम जीडीपी आफ्टर 2015। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया, जो आपको डाटा दिखाया था क्या कि 2015 के बाद जब जीडीपी का आंकड़ा शो हुआ तो पता लगा सर कि सर्विस सेक्टर ने सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया है, चाहे वो कम्युनिकेशन हुआ, बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, हर सेक्टर से क्या हुआ, अच्छा खासा डिमांड मार्केट में आने लगी,
है ना, तो उनका डेवलपमेंट हुआ, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो टर्सरी सेक्टर के बारे में खूब अच्छे से डीलिंग कर दीजिएगा। अगला क्या हो गया, एग्रीकल्चरल को अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें जरूरी नहीं होता ना कि जो फार्मर्स हो सबके सब प्रॉपर तरीके, सबके पास अपनी खुद की जमीन हो, अपने मन के हिसाब से वो उसमें खेती बाड़ी करती रहे। तो कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती, काम करने बुलाया जाएगा तो काम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो उसके बारे में प्रॉपर तरीके से अच्छी डील कर दीजिएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हमने पुटअप किया हुआ, तो कुछ आपके हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं हमारे इंडिया में, इसको भी सर्च करना है, इसको प्रॉपर तरीके से लिखना देखना है, वो भी आपके ऊपर होगा। इस सब आपके लिए होमवर्क्स भी हैं, तो इसको अच्छे से करिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली हमसे जरूर पूछिए। हाउ डज द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ नेशन, तो भाई पब्लिक सेक्टर किस तरीके से अपना नेशन हमारे डेवलपमेंट में काम कर रही है, भाई पूरा बताया तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना सारा इनिशिएटिव्स ला के दिया, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, है ना, आपके रेडी पट्टी वालों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, सब पे काम कर रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, फार्मर्स पे, पुअरेस्ट पीपल पे, राशन शॉप के जरिए हर काम आपको करा तो रही है। इन सब के बारे में प्रॉपर तरीके आपको डीलिंग करना होगा बच्चों। एंड लास्ट में आपके लिए बहुत बड़ा सा थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखा, समझा, जाना और कंट्री के सेक्टर्स के बारे में प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ा। तो बच्चों आज की जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म होती है। इस वीडियो में हमने प्रॉपर तरीके से सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, गवर्नमेंट के रूल्स के बारे में पढ़ा, प्राइवेट सेक्टर के भी रूल्स के बारे में पढ़ा। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इस पूरे चैप्टर को पढ़िए, जो दिए गए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में, नए तरीके के साथ, नई एनर्जी के संग। तब तक आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।